नूर फातिमा बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जब मैंने बेटा वीडियो ऑन करने को कहा था तो आपने आपने उसको डिस्कनेक्ट क्यों किया अपने यहाँ से? सर नेटवर्क इशू था, आपकी आवाज भी नहीं तब सही आ रही थी। जब बेटा मैं पढ़ा रहा था तो आप बीच में लाइनें लगा रही थी बुक के ऊपर, व्हाई? सर सॉरी, मुझे पता नहीं चला होगा। ये बेटा चीज ज़हन में रखिएगा कि मैंने यहाँ पे एक फिल्टर्स लगाए हुए हैं, जो पर्सन जो चीज वहां पे परफॉर्म कर रहा होता है उसका नाम मुझे ब्लिंक होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया। तो ये चीज ज़हन में रखिएगा, जब मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूँ तो ये बीच में ये वाली हरकत मत किया करें, ये सभी क्लास को मैं बता रहा हूँ। सॉरी सर, गलती से हुआ, मुझे नहीं पता चला। इट्स ओके, इट्स ओके। सर अगर हम स्क्रीन को जूम करते हैं वो भी शो होता है आपके पास? नहीं, मेरे पास वो नहीं शो होगा, मेरे पास सिर्फ ये चीजें शो होंगी जो जो स्क्रीन मैंने शेयर की ना आपके साथ, उस स्क्रीन के ऊपर जो भी आप चीज करेंगे वो मुझे शो होगी, लेकिन जूम वगैरह मुझे शो नहीं होगा। मतलब जिस तरह आपने अभी लाइनें लगाई, आप हाईलाइट कर रहे हैं, जो भी आप उसके ऊपर करेंगे वो चीज मुझे शो होगी, जूम वगैरह करने का शो नहीं होगा मुझे बेटा। ओके तो आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, जूम करें, छोटा करें, बड़ा करें, वो इट्स अप टू यू। ओके बेटा, तो जो हमने स्टार्ट किया बेटा, उसकी आइडिया होगी आपको कि लाइफो मेथड क्या होता है, फाइफो मेथड क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है बेटा। ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। तो फाइफो मेथड ये कहता है कि जब आपने किसी चीज की कॉस्टिंग करनी है तो जो चीज पहले आई थी वो रेट लगेगा। लाइफो मेथड कहता है कि जो चीज लास्ट पे आई थी वो उसका रेट पहले लगेगा। और वेटेड एवरेज कहता है कि ना पहले वाली चीज ना बाद वाली चीज, हम इसकी एवरेज रेट लगाएंगे। एक छोटा सा हम क्वेश्चन अभी लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम फाइफो, लाइफो और वेटेड एवरेज से सॉल्व करते हैं और ये टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये क्वेश्चन बेटा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमने रेट कौन सा लगाना है। फाइफो कहता है पहले रेट लगाना है, लाइफो कहता है लास्ट वाला रेट लगाना है, वेटेड एवरेज कहता है ना पहले वाला ना आखिरी वाला, हमने एवरेज रेट लगाना है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। 100 यूनिट ऑफ मटेरियल एम, कोई मटेरियल आपने मंगवाया जिसकी कॉस्ट 8 पर यूनिट है, वर इन स्टोर जनवरी 1 2006, यानी 1 जनवरी को आपके स्टोर के अंदर कोई 100 यूनिट पड़ा हुआ है 8 रुपए के हिसाब से, उसने आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया। ये क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी आपके स्टोर में पहले से 100 यूनिट पड़ा जिसकी कीमत 8 रुपए है। आपने क्या किया, पूरे महीने के अंदर आपने ये काम किया। जनवरी 1 को आपने कुछ चीजें परचेज की जिसे हम रिसीव का नाम दे रहे हैं। 100 यूनिट्स आपने परचेज किया और 1 यूनिट की प्राइस है 8.50, यानी 8.50 के साथ आपने 100 यूनिट खरीदा। उसके बाद जनवरी 5 को आपने, आपके डिपार्टमेंट से डिमांड आई तो आपने उसमें से 100 यूनिट इशू कर दिया। अब ये जो इशू किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस इशू को देखिए, इशू के साथ रेट नहीं है। यहाँ पे बेटा गौर कीजिएगा, जितनी भी ट्रांजैक्शन इशू वाली आएंगी उसमें रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेट वो हमने लगाना है, हमने इशू करना है। तो क्या हम पहले वाला रेट लगाएं? जी जी बेटा, हम रजा बेटा आप हैंड रेज कर रहे हैं। सर वो गलती से हो गया था, सॉरी सर। ओके, तो बेटा देखिए, रिसीव्ड के साथ जो है वो आपका जो रेट है वो लगेगा, लेकिन जो इशू है उसके साथ रेट गिवन नहीं होगा। अगर कभी आपको क्वेश्चन में इशू के साथ रेट आ जाए, उस रेट को आपने इस्तेमाल नहीं करना, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया होगा। इशू के साथ कभी भी रेट नहीं होगा, क्योंकि इशू वाला रेट तो हमने मेथड के हिसाब से लगाना है। अगर वो फाइफो कहेगा तो हम पहला रेट लगाएंगे, अगर वो लाइफो कहेगा तो हम आखिरी रेट लगाएंगे, अगर वो हमें वेटेड एवरेज कहेगा तो हम एवरेज रेट लगाएंगे। वो रेट हमने खुद लगाना है, वो हमने ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होना चाहिए। अगर गिवन हो तो आपने उसको यूज नहीं करना। फिर 8 जनवरी को आपने कुछ यूनिट खरीदे, फिर 15 को आपने यूनिट खरीदे। देखें, जहां जहां खरीदने की बात आ रही है वहां पे रेट गिवन है। अब हमारे पास मुख्तलिफ प्राइसेस की चीजें आ गई, 8 रुपए के हिसाब से भी पड़ी हैं, 8.50 के हिसाब से भी पड़ी हैं, 8.85 के साथ भी पड़ी हैं, 9.25 के साथ भी पड़ी हैं। 4 रेट है आपके पास। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि अब फिर देखिए, इशू आ गया, फिर इशू आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम कौन सा रेट लगाएं। 8 रुपए वाला रेट लगाएं, 8.50 का लगाएं, 8.85 का लगाएं या 9.25 का लगाएं। ये हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द मेथड। अब देखिए उसने क्या बोला, प्रिपेयर द मटेरियल लेजर कार्ड बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, फाइफो मेथड,
लाइफो मेथड एंड वेटेड एवरेज। उन्होंने कहा ये तीनों मेथड से आपने इसको ड्रॉ करना है। तो पहले हम इसका स्केच देख लेते हैं। स्केच तीनों के लिए सेम होगा। ये बेटा स्केच है, तीनों मेथड के लिए यही होगा। 3 मेन कॉलम है बेटा, बल्कि 4 मेन कॉलम है। पहला कॉलम आपका डेट का है, ये वाला। उसके बाद अगला कॉलम आपने बनाना है रिसीव का, इसको आप रिसीव भी लिख सकते हैं, इसको आप रिसीट भी लिख सकते हैं, रिसीव जिसे कहते हैं। अगला कॉलम है आपके पास इशू का, और अगला कॉलम है आपके पास बैलेंस का। 4 मेन कॉलम है। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम रिसीव का, तीसरा कॉलम इशू का, चौथा कॉलम बैलेंस का। फिर हर कॉलम के आगे 3 सब कॉलम्स हैं। वही बेटा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बिल वाला, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट, यूनिट कॉस्ट, अमाउंट, एक ही बात है। मैं लिख रहा था क्वांटिटी, कितने आपने यूनिट खरीदे, यहाँ पे आ जाएगा उसका रेट, उसकी अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो तीनों के आगे 3 सब कॉलम्स बन जाएंगे, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, अमाउंट, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, अमाउंट। इसको आप क्वांटिटी, रेट, अमाउंट भी लिख सकते हैं, सबको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम ही है। पहले स्केच देखना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस स्केच में कोई प्रॉब्लम, ये जिस तरह हम बिल लेते हैं ना, अगर आप कभी बिल देखें तो उस बिल के ऊपर भी ये लिखा होता है कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है और कितनी अमाउंट आपने पे करनी है। तो ये बेसिकली वही चीज है यहाँ पे भी। जी बेटा, स्केच समझ आ गया? जी सर, आगे समझ। ओके, तो अब रिसीव के साथ भी 3 सब कॉलम है, इशू के भी 3 सब कॉलम है, और बैलेंस के भी 3 सब कॉलम है। अब हमने करना क्या है, हमने सिर्फ इसमें ट्रांजैक्शंस पुट करनी है बेटा। रिसीव वाले रिसीव में पुट करते जाएंगे, जो इशू वाली है वो इशू में पुट करते जाएंगे, और एंड पे हमने बैलेंस करते जाना है। ओके, सबसे पहले हम FIFO मेथड करने लगे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये वाला। ओके, पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। मैं ट्रांजैक्शन साथ साथ बोलता हूँ। पहली ट्रांजैक्शन थी कि 100 यूनिट्स मटेरियल पड़ा हमारे पास 8 रुपए के हिसाब से जनवरी 1 को। तो आपने इसको जाके सीधा बैलेंस में लिख देना है, क्योंकि हमने ना तो ये खरीदा है ना ये बेचा है, ये कोई पीछे से आ रहा है। ये देखिए, सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपने चेक करनी है। जनवरी 1 को हमने क्या किया, बैलेंस में चले जाएं, देखिए 100 यूनिट पड़ा है, एक यूनिट की कॉस्ट 8 रुपए है, और टोटल कितना बन गया 800। 100 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 800 रुपया बन गया। तो ये आपने बैलेंस में जाके डायरेक्ट लिख देना है। 100 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से 800 रुपए की अमाउंट बन गई। अच्छा, अब आते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर। सेकंड ट्रांजैक्शन थी कि जी आपने जनवरी 1 को 100 यूनिट मजीद खरीदा, और उसकी प्राइस है 8.50। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, हम दोबारा यहाँ पे आएंगे रिसीव्ड वाले में। देखिए, मैंने रिसीव में लिखा 100 यूनिट 8.50 के साथ एक यूनिट, और कितनी अमाउंट बनी 850, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 8.50, तो ये आपके पास 850 आ गई। अच्छा, अब क्योंकि इशू के कॉलम में कुछ नहीं आना, इसमें इशू नहीं किया इस ट्रांजैक्शन के अंदर, तो आपने डायरेक्ट बैलेंस में जाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहले वाले ट्रांजैक्शन उसका बैलेंस ऊपर आएगा, वो वैसे एज इट इज आपने नीचे उतारना है, और जो आपने नई चीज खरीदी है उसको आपने नीचे लिख देना है। यानी बैलेंस में आपके पास अब 2 चीजें आएंगी, ये 100 यूनिट जो पहले 8 रुपए के हिसाब से पड़ा हुआ है, और फिर ये 100 यूनिट जो आपने 8.50 के बाद खरीदा। यानी इस ट्रांजैक्शन के बाद आपके स्टोर के अंदर ये 200 यूनिट पड़ा हुआ है। 100 यूनिट पड़ा हुआ है 8 रुपए के हिसाब से, और 100 यूनिट पड़ा है 8.50 के हिसाब से। जो पीछे वाला बैलेंस आ रहा है उसको आपने एज इट इज नीचे लिखते आना है, और इशू की जब बारी आएगी वो मैं आपको तब बताऊंगा। सेकंड ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ओके, थर्ड ट्रांजैक्शन आया बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अब इशू के नाम से होगी। जी, जनवरी 5 को आपने इशू किया 100 यूनिट, ये देखें 100 यूनिट्स आपने जनवरी 5 को इशू कर दिए। अब यहाँ पे है बेटा इशू की प्रॉब्लम। अब आपके पास 2 रेट्स पड़े हैं, बैलेंस में जाएं, बैलेंस में देखें तो 100 यूनिट पड़ा हुआ है 8 रुपए के हिसाब से, 100 यूनिट पड़ा है 8.50 के हिसाब से। अब उसने कहा जी 100 यूनिट मजीद भेज दें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि क्या मैं 8 रुपए वाले 100 यूनिट भेजूं या 8.50 वाले भेजूं। अब देखिए मेथड क्या था, मेथड है FIFO। FIFO मेथड कहता है कि जो पहले ऊपर वाले यूनिट्स हैं वो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कौन सा रेट लगाऊंगा, मैं ये 8 रुपए वाला, यानी ये 100 यूनिट जो है ये वाला मैं यहाँ पे लिखूंगा, और इसका रेट क्या होगा 8 रुपए में, वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए मैं इशू में लिख रहा हूँ, क्योंकि अब हमने इशू किया है तो मैं इशू में लिख रहा हूँ। 100 यूनिट यहाँ से उठाया, 8 रुपए के हिसाब से 800 हो गया। अब ये जो 8 है ये रेट हमने लगाया है, ये रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं था। ये रेट हमने कहाँ से लिया, हमने बैलेंस में जाके देखा FIFO मेथड में कि सबसे ऊपर कौन से यूनिट पड़े हैं। 100 यूनिट पड़ा था 8 रुपए के हिसाब से, मैंने वो भेज दिया। अच्छा, अब ये 800 वाला यूनिट चला गया 8 रुपए वाला, तो अब हमारे पास बैलेंस में कितने रह गए, ये नीचे वाले 100 रह गए। तो देखें बैलेंस में ये 100 आ गया, और 8.50 के साथ 850, ऊपर वाला 100 जो है वो हमारे स्टोर से चला गया। जी बेटा, इस ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके,
अब आगे वाला देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बेटा हमारी देखिए, जनवरी 8 को रिसीव किए 200 यूनिट 8.85 के साथ, यानी 200 यूनिट हमने मजीद परचेज किए। तो बेटा रिसीव में चले जाएं, 200 यूनिट 8.85 ये बना 1770, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1770 बना। तो ये देखिए बैलेंस में पहले 100 यूनिट पड़ा हुआ, उसको एज इट इज लिख देना है। पीछे वाला बैलेंस वैसे का वैसे ही लेके आना है, जो आपका लास्ट ट्रांजैक्शन का बैलेंस होगा वो वैसे का वैसे ही आएगा। और इसके नीचे मजीद ये देखिए बैलेंस में 200 यूनिट आ गया, क्योंकि हमने अभी खरीदा है, तो ये 200 इसके नीचे आ गया। अब हमारे स्टोर के अंदर 300 यूनिट पड़ा हुआ है, 100 यूनिट पड़ा है 8.50 के हिसाब से, और 200 यूनिट पड़ा है हमारे पास 8.85 के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें। अगेन हमने खरीदे 100 यूनिट 9.25 के साथ। अगेन बेटा हम रसीद में जाएंगे, 100 यूनिट खरीदा 9.25 के हिसाब से 925। तो ये पहले वाले दोनों बैलेंस ऊपर आ गए, ये 100 वाला 200 वाला, और इसके नीचे एक तीसरा बैलेंस आ गया, दैट इज 100 into 9.25 925 आ गया। अब हमारे स्टोर के अंदर 200 जमा 100 जमा 100 400 यूनिट पड़ा हुआ है, लेकिन हर यूनिट की प्राइस मुख्तलिफ है। 100 8.50 के साथ पड़ा है, 200 8.85 वाला पड़ा है, और 100 9.25 वाला, वही जो मैंने अभी कॉटन के बंडल की एग्जांपल दी थोड़ी देर पहले आपको। अच्छा अब देखिए बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, उसने बोला इशू 220 यूनिट इशू किए गए। अच्छा अब हमने 220 यूनिट भेजने हैं आगे। अब आते हैं हम इशू वाले कॉलम में, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो 100 यूनिट बेटा पहले ये जाएगा, ऊपर वाला ये जो लिखा है, जो मैंने हाईलाइट किया, 100 हमने ये उठाया। हमने कितने इशू करने हैं? 120 करने हैं। तो बाकी वाले 20 यूनिट मैं कहां से लूंगा? बाकी वाले 20 यूनिट मैं यहां से उठाऊंगा, और उसका रेट क्या है? 8.85, यानी 220 है। तो ये 100 यूनिट मैंने यहां से उठाया, और बाकी 120 मैंने कहां से उठाया? ये इस 200 में से उठाया, और उसका रेट क्या है? 8.85। तो ये देखें, 100 को रेट लगा 8.50 वाला, बाकी जो 120 है उसको रेट लगा 8.85 वाला। तो अब देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, तो 220 पूरे काउंट कर ले, 100 जमा 120 कितना हुआ? 220 हो गया। अच्छा ये अब बैलेंस में आए, देखिए बैलेंस कैसे हुआ। ये ऊपर वाला 100 खत्म हो गया, ये हमने इशू कर दिया। इस 200 में से हमने कितने यहाँ पे उठा के दे दिए? इस 200 में से 120 हमने उठा के दे दिए, तो यहाँ पे कितने बाकी रह गए? यहाँ पे बाकी 80 यूनिट रह गए, और ये नीचे वाला 100 तो हमने छिड़ा ही नहीं, तो ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब दोबारा चेक करें बेटा, 220 यूनिट हमने कैसे इशू किए? 100 हमने यहाँ से, अच्छा अगर वो कहता है जी 320 करें, फॉर एग्जाम्पल इसी ट्रांजेक्शन में अगर वो कहता है जी 320 करें, तो 100 को ये रेट लगता, 200 को ये वाला रेट लगता, और फिर 20 यूनिट में यहाँ से उठाता, उसको मैं रेट लगाता 9.25 वाला। तो यहाँ पे मैं और मजीद एक नीचे लिखता। यानी हमने जो इशू करने हैं यूनिट्स, वो ऊपर से नीचे की तरफ करने हैं। अब हमारे पास इस वक्त जो बैलेंस बचा, ये 200 में से 120 चले गए, तो 80 ये रह गए, ऊपर वाला खत्म हो गया, और 100 यूनिट ये नीचे वाला रह गया। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया इस वक्त। जी बेटा, इस ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम? पूछ लें? नो सर। आराम से कर रहा हूँ, कि यहाँ पे कंफ्यूजन है तो पूछ लें अभी। क्लियर है? यस सर। जी सर। लास्ट ट्रांजैक्शन बेटा उसने फिर बोला, उसने बोला इशू करें 80 यूनिट। तो बेटा अगेन हमने इशू की आगे, तो अब हमने ऊपर से नीचे की तरफ इशू करना है। तो ये देखें हमारे स्टोर के अंदर ये 80 यूनिट ऊपर पड़े हुए हैं, तो हम यही वाले 80 यूनिट जो है वो यहाँ पे इशू कर देंगे। और इनका अगर वो कहता है 90 यूनिट इशू करें, 80 यहाँ से लेता और फिर 10 में यहाँ से लेता नीचे वाले से। लेकिन अब उसने मांगी 80 यूनिट है, तो 80 यूनिट पड़े हुए हैं हमारे पास ऊपर, उसको रेट लगाया 8.85 का, और ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इन ट्रांजेक्शन खत्म हो गई। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? एक तो ये पूछा जा सकता है कि FIFO LIFO वेटेड एवरेज मेथड से ये चार्ट बनाएं। एक आपसे पूछा जा सकता है क्लोजिंग स्टॉक बताएं, कि जब आपकी ट्रांजैक्शन खत्म होगी तो बताएं कि आपके पास इस वक्त स्टोर के अंदर कितनी मालियत की चीजें पड़ी हैं। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है इस वक्त? जब हमने सारा कुछ खत्म कर लिया, इस वक्त हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 100 यूनिट्स 100 यूनिट सर। जी बेटा, 100 यूनिट्स 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितना? 9.25 और इक्वल टू 9.25, यानी जो आखिरी ट्रांजैक्शन आपकी बची है, इस वक्त मैं कहता हूं कि मेरे स्टोर के अंदर कोई 100 पैकेट पड़ा हुआ है, और वो पैकेट की जो प्राइस है वो 9.25 के हिसाब से पड़ी है। ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। पहला आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक बताएं। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताएं, कि यानी जो आपने चीजें इशू की हैं, जो गुड्स आपने इशू की हैं, उनकी टोटल कॉस्ट क्या है।
तो वो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, जो इशू कॉलम होगा आपका, जो आपने इशू वाला कॉलम बनाया उसके अंदर देखें ये अमाउंट्स आ रही हैं, 800 की आ रही है, 850 की आ रही है, 1062 की आ रही है, 708 की आ रही है। इशूड कॉलम की जो अमाउंट है उनको आपने प्लस करके लिख देना है यहाँ पे इशूड, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम अप। करें उतनी देर आप लोग, ये प्लस करें जरा कितना बन रहा है, ये इशू कॉलम वाली अमाउंट्स प्लस करें, 800, 850, 1062, 708 करें जरा। जी, इशूड कॉलम की अमाउंट को सम अप कर दें, 800 जमा 850 जमा 1062 जमा 708। क्या आंसर आया? कैलकुलेटर पे कर ले बेटा, आपके पास कैलकुलेटर होगा, मोबाइल पे कर लें। तीन 3,420। जी कितना? 3,420। 3,420। ये बेटा आपके से सेकंड चीज पूछी जा सकती है। थर्ड चीज आपसे पूछी जा सकती है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? तो ग्रॉस प्रॉफिट का बेटा फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस सीजीएस। अब आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन होगी, जब भी आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में आपको सेल्स अलग से गिवन होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी इस क्वेश्चन में जो सेल्स है वो 12,000 है फॉर एग्जांपल, तो आपने कर देना सीजीएस जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया 3,420, अभी जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब आपके पास जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी निकलेगा उसको देख लें कितना आ रहा है। ₹8,580 सर। 8,580 कितना बेटा? 80 सर। 80। ओके, तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ये तीनों चीजें आपको फाइफो मेथड में पूछी जाएंगी, लाइफो में भी पूछी जाएंगी और वेटेड एवरेज में भी पूछी जाएंगी। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क फाइफो मेथड में। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट का दोबारा बताइएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का बेटा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीजीएस। ये जो सेल्स हैं ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी अलग से, जब आपको आपसे ग्रॉस प्रॉफिट मांगा जाएगा तो आपको सेल्स गिवन की जाएंगी क्वेश्चन के अंदर अलग से नीचे, और सीजीएस आपने यहां से ऊपर से कैलकुलेट किया होगा ये वाला, तो आपने उसको दोनों को माइनस कर देना तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब इसके साथ ही बेटा आप लोगों ने ये फाइफो मेथड तो आपने कर लिया। लाइफो मेथड बेटा सेम यही क्वेश्चन है, लाइफो वाला भी हम करेंगे, उसके बाद वेटेड एवरेज फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लाइफो मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सेम बेटा ऐसे ही करना है जैसे हमने अभी किया, फर्क सिर्फ ये है कि जब आपने इशू करना है तो पहले आप इशू कर रहे थे ऊपर से नीचे की तरफ, अब आपने क्या करना है, अब आपने इशू करना है नीचे से ऊपर की तरफ। कि मैं सिर्फ ये लाइफो मेथड मैंने ओपन कर लिया, वही ट्रांजेक्शन होंगी देखिएगा। पहली ट्रांजेक्शन थी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स, 8 रुपए के हिसाब से 800 आ गया। उसके बाद आपने 100 यूनिट्स परचेज किया तो देखें बैलेंस में वही चीज आ गई 100 यूनिट्स 8 से 8,50 वही चीज आ गई, सिर्फ इशू में आगे प्रॉब्लम आएगी। अब आपने 100 यूनिट्स करना है इशू, पहले हमने किया था ऊपर वाला 100 यूनिट फाइफो में। लाइफो क्या कहता है कि आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। पहले हमने 100 यूनिट इशू किया था 8 के हिसाब से, अब हम करेंगे 100 यूनिट्स 8,50 के हिसाब से। तो ये नीचे वाला खत्म हो गया, ये सिर्फ ऊपर वाला जो बैलेंस है वो वैसे का वैसे ही आ गया। तो फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि जब भी आपने लाइफो मेथड में इशू करना है तो आपने नीचे से स्टॉक को ऊपर की तरफ इशू करना है, फाइफो मेथड में हम स्टॉक को ऊपर से नीचे की तरफ इशू कर रहे थे। अच्छा, बाकी देखिए ट्रांजेक्शन वैसे ही है, 200 यूनिट मजीद खरीदा, 100 पहले पड़ा हुआ है, 200 उसके नीचे आ गया। फिर 100 यूनिट खरीदा, 100 पहले पड़ा है, 200 पहले पड़ा है, 100 मजीद खरीदा। बैलेंस वैसे ही करना है, बैलेंस को नहीं छेड़ना, बैलेंस वैसे ही करना है जैसे हम फाइफो मेथड में करते आ रहे हैं, सिर्फ इशू में आके चेंज आएगी। अब देखें यहाँ पे हमने 220 यूनिट इशू किए थे इस ट्रांजैक्शन में, तो हमने 220 कैसे लिए थे, 100 हमने यहाँ से लिया था और 120 हमने यहाँ से लिए थे। लेकिन क्योंकि अब लाइफो मेथड है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये नीचे वाला 100 पहले लेंगे, देखिए इसका रेट क्या लग गया 9.25, और 120 हम यहाँ से लेंगे, उसका रेट लगेगा 8.85।
अब हमारे पास बैलेंस में क्या रह गया, ये ऊपर वाला 100 वैसे का वैसे ही आ गया और नीचे से यहाँ पे इस 200 में से हमारे पास 80 रह गई और ये नीचे वाला 100 खत्म हो गया। पहले ऊपर वाला 100 खत्म हुआ था, अब यहाँ पे से कौन सा खत्म हो गया, ये नीचे वाला 100 खत्म हो गया। तो हमारे पास बैलेंस में आ गया 100, 8 और 80 और 8.85 के हिसाब से। और इसी तरह 80 यूनिट्स अगली ट्रांजैक्शन थी, उसमें उसने 80 यूनिट्स मजीद इशू किए। अब ये कौन सी 80 इशू होंगे, ये नीचे वाले 80, ये वाले लाइफ ऑफ मेथड कर रहे हैं, तो ये 80 हमने इशू कर दिए। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, ये वाला, दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन को देखें और बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम हो। सेम बेटा वैसे ही करना है, फर्क सिर्फ ये है कि जब आपने इशू करना है फाइफो मेथड में तो ऊपर से नीचे की तरफ इशू करना है और लाइफो मेथड में हम नीचे से ऊपर की तरफ इशू करते हैं। देखिए इसको, अगर किसी ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम आ रही तो अभी पूछे, मैं अभी वेट कर रहा हूँ जी, पूछें। जी बेटा, एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? क्लियर है? यस सर। कर लेंगे। फर्क सिर्फ ये है कि ऊपर से नीचे और नीचे से बैलेंस वैसे ही करना है, बैलेंस को नहीं छेड़ना। बैलेंस जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आती जा रही है उसको वैसे वैसे ही करना है। सिर्फ बैलेंस में से जब आपने इशू करना है तो फाइफो मेथड से ऊपर से नीचे की तरफ और लाइफो मेथड में नीचे से ऊपर की तरफ आपने इशू करना है। चलें यहीं तक हम करते हैं, फिर जो वेटेड एवरेज मेथड है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और साथ में एक छोटा सा टॉपिक में और करवाऊंगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अटेंडेंस बेटा मैं कॉल करूंगा 1 by 1 और सीआर साहब आपकी जो एब्सेंट स्टूडेंट है उसकी लिस्ट आपने बना लेनी है, ठीक है? बैठिए हैं सीआर? जी सर ठीक है। ये कौन है जी? 13134 सैयद जबरान है क्या बेटा? बैठे? अटेंडेंस कॉल करनी है। हाँ अटेंडेंस कॉल करनी है। दानिश 13153। यस सर। 13126 उस्मान। यस सर प्रेजेंट। 13122 ईमान। प्रेजेंट सर। 13156 अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बेटा, जो अटेंडेंस मार्क वो नहीं बोलेगा सीआर उसको ऑप्शन लिखते जाना आप। ओके सर। 13123 मोहम्मद अब्दुल्ला। 13131 जिशान। प्रेजेंट सर। सर मैं समझा कि मोहम्मद अब्दुल्ला की आप बोल रहे हैं। चले बेटा, वो पीछे वाला भी अब्दुल्ला प्रेजेंट है, उसको भी लिख लीजिएगा। जिशान। ओके 156। शाहरुख, जल्दी जल्दी बोले बेटा। शाहरुख। प्रेजेंट सर। तहरीम। प्रेजेंट सर। 13140। प्रेजेंट सर। 13151। प्रेजेंट सर। 13130 जुबैर। प्रेजेंट सर। फिजा। प्रेजेंट सर। ईशा। प्रेजेंट सर। मोहम्मद आउन रजा। प्रेजेंट सर। उमर 39। प्रेजेंट सर। यस सर। सॉरी 63 खुर्रम। प्रेजेंट सर। जिशान 29। प्रेजेंट सर। उमर 44। प्रेजेंट सर। निमरा 33। प्रेजेंट सर। 47। प्रेजेंट सर। फाइक इजाज। प्रेजेंट। अब बड़ी जल्दी बेटा, अब की आवाज निकली, जब मैंने क्वेश्चन पूछा तब आप बोल ही नहीं रहे थे। 37 अजहर। यस सर। 35 एहसन। यस सर। 26 यस सर। 22 प्रेजेंट सर। ये दोबारा नाम शो हो रहे हैं मुझे, एक मिनट ठहरे जरा। यस सर। चलें सीआर साहब, जितनी मैंने अटेंडेंसेस बोली हैं इसको जी लिख सर। लीजिएगा। जो लोग एब्सेंट है मेरे पास इस वक्त 27 लोग शो हो रहे हैं, जो मतलब सर मेरी नहीं जी बोले 46 रोल नंबर। बेटा, मैंने बोल दिया सीआर को नोट कर रहा है, आप लोगों के नेम नोट कर लिए उसने। तो जो एब्सेंट स्टूडेंट है मुझे उसकी बेटा लिस्ट आपने भेज देनी है, ठीक है? ओके सर। सर जी जी बेटा बोले। सर जो हमारे फाइनल होंगे सर इसमें वाला सिलेबस इंक्लूडिंग होगा?
वो बेटा जब फाइनल पेपर आएंगे तब बताएंगे। अगर तो हमारा कोर्स कोई कवर हो गया थोड़ा ज्यादा, फिर हम उसमें से कुछ स्किप कर देंगे। अगर हमारा कोर्स ही भी थोड़ा सा, आपका तो पता है क्लास पहले ही लेट शुरू हुई है, आपको पता ही है। जी तो सर। अभी तो मैंने अकाउंटिंग की आपको अलग भी पढ़ानी शुरू की है। यस सर। हाँ, तो देख लेंगे बेटा कोर्स के हिसाब से। पेपर मेरे ख्याल आप लोगों के ऑनलाइन ही होने इस दफा भी। सर पता नहीं, अभी पक्की बात नहीं है, कोई फिजिकल कह रहा है, कोई मेरा ऑनलाइन। नहीं, फिजिकल तो मुश्किल नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों का सेमेस्टर ऑनलाइन, क्योंकि आपका तो पहले भी ऑनलाइन चल रहा था जब यूनिवर्सिटी पहले भी ओपन थी। जी सर, पहले भी मिड ऑनलाइन ही हुए हैं उससे भी। मेरा ख्याल है कि आपका शायद ये वाला सेमेस्टर तो शायद ऑनलाइन ही चलेगा। तो बाकी जैसे भी होगा सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अभी ये लास्ट वीक ऑफ जनवरी में ना पता चल जाएगा कि क्या अल्लाह फिर आपको बता सर, देंगे, अल्लाह कम्युनिकेट कर देंगे। अल्लाह कबूल करे आपकी बात। हाँ, ताकि आमीन। आप लोगों को पेपर करने में आसानी हो ना, बैठ कर कॉपी सर पेस्ट ये करने तो में तो आप प्यार लोग है, माहिर हैं। सर ये तो आपका प्यार है हमारे साथ। हाँ, अभी मैंने आपके पेपर चेक नहीं किए। अभी मैंने कुछ क्लासेस के पेपर चेक किए थे, फिर मैंने उन स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट किया जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ था। कुछ शहजादियां थी हमारी कुछ मुख्तलिफ क्लासेस की, उन्होंने एक दूसरे को कॉपी पेस्ट बिल्कुल डिटो कॉपी किया हुआ था। फिर मैंने उनको बताया वहां पे कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। आपकी तो सर क्लास वो मैंने चेक नहीं किया। नहीं, सारे पढ़ने वाले हैं सर। नहीं बेटा, मैंने अभी क्लास का पेपर चेक ही नहीं किया, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको बोला कि अभी मैं कमेंट नहीं कर रहा आपके रिजल्ट्स के ऊपर। खैर चले, जी अल्लाह सर। बेहतर करेगा जो भी होगा। चले बेटा, अभी क्लास का मतलब टाइम होने वाला नेक्स्ट का भी। ओके देन बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके चलो सर, ठीक है, थैंक ओके यू। सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।